नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह किसी राजा या रानी की कहानी नहीं है। यह कहानी है हमारे स्वाभिमान की। यह कहानी है उस भारत की जो अक्सर शोर शराबे और भीड़ भाड़ के पीछे कहीं छिप जाता है। यह कहानी मेरी है, राघवेंद्र की, और शायद यह कहानी आपकी भी है। मैं पिछले 35 वर्षों से दिल्ली के एक पुराने सरकारी विद्यालय में इतिहास पढ़ा रहा हूं। मेरे बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और आंखों पर चढ़ा चश्मा भी अब मोटा हो गया है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। सरकारें बदलती देखी हैं, मौसम बदलते देखे हैं और पीढ़ियां बदलती देखी हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने कभी बदलते नहीं देखी वह थी हमारी आदतें। जब भी मैं अपने देश की सड़कों को देखता था मुझे एक अजीब सी पीड़ा होती थी। हम विश्व गुरु बनने की बात करते थे, लेकिन सड़क पर चलते समय हम यह भूल जाते थे कि कूड़ा कहां फेंकना है। हम वेदों और उपनिषदों की बात करते थे, लेकिन एक दूसरे से बात करते समय हम धैर्य खो देते थे। मेरे मन के किसी कोने में हमेशा यह बात चुभती थी कि क्या हम वास्तव में उतने महान हैं जितना हम सोचते हैं, या हम केवल अपने अतीत के गौरव का गुणगान करके अपनी वर्तमान की कमियों को छिपा रहे हैं। यह पिछले वर्ष की बात है, जब मार्च का महीना चल रहा था। दिल्ली में हल्की गर्मी शुरू हो चुकी थी। मैं शिक्षक कक्ष में बैठा अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी हमारे प्रधानाचार्य जी का बुलावा आया। मेरे मन में कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी। सरकारी नौकरी में 30 साल बिताने के बाद किसी भी बुलावे से न तो बहुत खुशी होती है और न ही कोई डर लगता है। मैं अपनी छड़ी उठाकर धीरे धीरे उनके कक्ष की ओर चल पड़ा। प्रधानाचार्य जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और एक पत्र मेरी ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी, यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। शिक्षा मंत्रालय ने हमारे विद्यालय के 10 विद्यार्थियों को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए चुना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों के साथ मार्गदर्शक के रूप में आपको जाना है। मैंने चश्मा ठीक करते हुए पूछा कि हमें कहाँ जाना है। मुझे लगा शायद नेपाल या किसी पड़ोसी देश की बात होगी, लेकिन जब प्रधानाचार्य जी ने जगह का नाम बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपको जापान जाना है। जापान, वह देश जो अपनी अनुशासन, स्वच्छता और समय की पाबंदी के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है। और हम भारत के एक सरकारी स्कूल के बच्चे और एक बूढ़ा शिक्षक जो अपनी ही व्यवस्था से जूझ रहे थे। सच कहूं तो मुझे खुशी नहीं हुई। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मेरे मन में पहला विचार यही आया कि हम वहां अपनी नाक कटवा लेंगे। मैंने अपनी कक्षा के बच्चों को देखा है। वे प्यारे हैं, होनहार हैं, लेकिन उनमें वह अनुशासन नहीं है जो मैंने जापान के किस्सों में सुना था। हमारे बच्चे ऊंची आवाज में बात करते हैं। वे पंक्ति में खड़ा होना पसंद नहीं करते। वे खाने के बाद अपनी थाली वहीं छोड़ देते हैं। मुझे डर था कि जापान की साफ सुथरी सड़कों और शांत वातावरण में हमारे बच्चे किसी अजूबे से कम नहीं लगेंगे। मुझे लगा कि वे हमें जज करेंगे, वे हमारी हंसी उड़ाएंगे और वे कहेंगे कि देखो, ये भारतीय आ गए जिन्हें सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने प्रधानाचार्य जी से मना करने की कोशिश की। मैंने कहा कि सर, मेरी उम्र अब यात्रा करने की नहीं रही। किसी युवा शिक्षक को भेज दीजिए। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी, यह केवल बच्चों को संभालने की बात नहीं है। वहां भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना है, और आपसे बेहतर हमारे संस्कारों को कौन समझता है। मुझे उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन मेरा दिल भारी था। यह यात्रा मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। घर आकर मैंने अपनी पत्नी सुमित्रा को यह खबर दी। वह बहुत खुश हुई। उसने कहा कि यह तो भगवान का आशीर्वाद है। आप जीवन भर गंगा के घाटों और पुराने मंदिरों के अलावा कहीं गए नहीं। अब बुढ़ापे में विदेश जाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन वह मेरे मन की उथल पुथल को नहीं देख पा रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मेरी आंखों के सामने बस यही दृश्य घूम रहा था कि टोक्यो के हवाई अड्डे पर हमारे बच्चे शोर मचा रहे हैं और जापानी लोग हमें घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे अपने ही देशवासियों, अपने ही विद्यार्थियों पर भरोसा नहीं था। यह कितनी विडंबना थी कि मैं इतिहास का शिक्षक था जो बच्चों को भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में पढ़ाता था, लेकिन वर्तमान भारत पर मुझे लज्जा आती थी। अगले दिन से तैयारी शुरू हो गई। जिन 10 बच्चों को चुना गया था वे बहुत उत्साहित थे। उनमें से अधिकतर ने कभी हवाई जहाज भी नहीं देखा था। उसमें बैठने की तो बात ही दूर थी।
वे आपस में बातें कर रहे थे कि वे वहां जाकर क्या खाएंगे, क्या खरीदेंगे और कैसे मजे करेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने उन्हें एक कक्षा में इकट्ठा किया। मेरा चेहरा सख्त था। मैंने उनसे कहा कि देखो, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वहां कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई जोर से नहीं बोलेगा, कोई कचरा नहीं फैलाएगा, कोई भी बिना पूछे किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बच्चे मेरी डांट सुनकर सहम गए। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे उनकी आंखों में वह चंचलता दिखाई दे रही थी जो किसी भी नियम को तोड़ सकती थी। यात्रा का दिन आ गया। हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़ने आए थे। कोई मां अपने बच्चे को लड्डू खिला रही थी, तो कोई पिता बार बार हिदायत दे रहा था कि अपना सामान मत खोना। वह दृश्य पूरी तरह से भारतीय था, भावनाओं से भरा हुआ, थोड़ा अव्यवस्थित और बहुत अधिक शोरगुल वाला। मैं एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि बस यह यात्रा शांति से निकल जाए। विमान में बैठते ही बच्चों की उत्सुकता देखने लायक थी। जब विमान ने उड़ान भरी तो कुछ बच्चे डर गए और कुछ ने तालियां बजाईं। मैंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। मेरे बगल में एक जापानी यात्री बैठा था। वह बहुत शांत था और अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं बार बार कनखियों से उसे देख रहा था, यह सोचकर कि कहीं मेरे छात्रों की वजह से उसे परेशानी तो नहीं हो रही। लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गया। उस शांति ने मुझे और अधिक बेचैन कर दिया। मुझे लगा कि यह शांति तूफान से पहले की है। लगभग 8 घंटे की यात्रा के बाद हमने जापान की धरती पर कदम रखा। विमान के पहिए जब रनवे पर लगे तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अब परीक्षा शुरू होगी। हम विमान से उतरे और हवाई अड्डे के गलियारे में आए, और जैसे ही मैंने वहां का दृश्य देखा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। वह कोई हवाई अड्डा नहीं लग रहा था, वह किसी मंदिर जैसा शांत और पवित्र लग रहा था। फर्श इतना चमकदार था कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। कहीं धूल का एक कण भी नहीं था। सैकड़ों लोग चल रहे थे, लेकिन कोई शोर नहीं था, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लोग स्वचालित सीढ़ियों पर एक तरफ खड़े थे ताकि जल्दी जाने वालों को रास्ता मिल सके। यह सब देखकर मेरे बच्चे भी एकदम चुप हो गए। जो बच्चे दिल्ली में हर पल चहकते रहते थे, वे अब खुली आंखों से इस नई दुनिया को देख रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। यह वही था जिसका मुझे डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी श्रद्धा भी थी। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या हम कभी ऐसे बन पाएंगे? क्या मेरा भारत कभी इतना अनुशासित हो पाएगा? इमिग्रेशन की लाइन में हम खड़े थे। हमारे आगे और पीछे कई देशों के लोग थे। मुझे डर था कि मेरे बच्चे लाइन तोड़ेंगे या आपस में हंसी मजाक करेंगे। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। मेरे एक छात्र, जिसका नाम आर्यन था, उसके हाथ से उसका पासपोर्ट नीचे गिर गया। इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, एक जापानी कर्मचारी जो वहां सफाई कर रहा था, उसने तुरंत झुककर वह पासपोर्ट उठाया। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, हल्का सा झुककर प्रणाम किया और फिर आर्यन को सौंपा। उसने धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए जापानी भाषा में कुछ कहा, जिसका मतलब शायद स्वागत था। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसने बस इतना ही कहा, धन्यवाद। उस कर्मचारी ने यह नहीं देखा कि हम किस देश से हैं या हमारे कपड़े कैसे हैं। उसके लिए उसका काम ही उसका धर्म था। मुझे अपनी आंखों में थोड़ी नमी महसूस हुई। यह केवल सफाई या अनुशासन नहीं था, यह एक संस्कार था, दूसरे का सम्मान करने का संस्कार। और उसी क्षण मुझे लगा कि शायद मैं गलत था। शायद मुझे अपने बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें बस यह अनुभव करने देना चाहिए था। हवाई अड्डे से बाहर निकलकर हम बस में बैठे। हमारी गाइड एक भारतीय महिला थी जो पिछले 20 सालों से जापान में रह रही थी। उसका नाम अनीता था। उसने बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। बस टोक्यो शहर की ओर बढ़ चली। खिड़की से बाहर का नजारा ऐसा था जैसे किसी ने कंप्यूटर पर चित्र बनाया हो। सड़कें एकदम सीधी, पेड़ एक कतार में, और गाड़ियां ऐसे चल रही थीं जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधी हों। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था। भारत में तो बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना असंभव है, लेकिन यहां यह शांति संगीत जैसी थी। बस में बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, सर देखिए, यहां कोई पुलिस वाला नहीं है, फिर भी सब लाल बत्ती पर रुक रहे हैं, एक छात्रा ने आश्चर्य से कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, यही अंतर था। यहां नियम पुलिस के डर से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कारण माने जाते थे।
मुझे उस वक्त अपने देश पर थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ी दया भी। हम क्यों नहीं ऐसे हो सकते? हमारे पास तो हजारों साल पुराना ज्ञान है, फिर हम आचरण में इतने पीछे क्यों हैं? होटल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। होटल के कमरे छोटे थे लेकिन बेहद साफ, हर चीज अपनी जगह पर थी। मैंने बच्चों को उनके कमरों में भेजा और हिदायत दी कि वे शोर न मचाएं और जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन हमारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त होने वाला था। मैं अपने कमरे में आया, जूते उतारे और खिड़की के पास कुर्सी डालकर बैठ गया। नीचे शहर की बत्तियां जल रही थीं। टोक्यो रात में और भी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मेरा मन अशांत था। मैं यह सोच रहा था कि अगले 7 दिन हम कैसे बिताएंगे। कल हमें एक प्रतिष्ठित जापानी स्कूल में जाना था, जहां हमारे बच्चों को वहां के बच्चों के साथ मिलना था। उनके साथ विज्ञान और गणित की प्रतियोगिताओं में भाग लेना था। मुझे डर था कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे उन हाईटेक जापानी बच्चों के सामने टिक पाएंगे या नहीं। क्या वे हीन भावना का शिकार नहीं हो जाएंगे? क्या वे अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और साधारण कपड़ों में वहां फिट हो पाएंगे? तभी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि आर्यन और 2 अन्य छात्र खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम लोग सोए नहीं? आर्यन ने झिझकते हुए कहा, सर, हमें भूख लगी है, लेकिन हमें नीचे रेस्टोरेंट में जाने में डर लग रहा है। हमें कांटा, चम्मच, फोर्क एंड स्पून से खाना नहीं आता। अगर हम हाथ से खाएंगे तो क्या वे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे? उसकी मासूम बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। यह वही डर था जो मेरे अंदर भी था। हम अपनी ही संस्कृति, अपने ही तौर तरीकों को लेकर कितने असुरक्षित हो गए थे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और याद रखो, भोजन पेट भरने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम नीचे गए। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा था। कुछ जापानी मेहमान भी खाना खा रहे थे। हमने एक कोने वाली मेज चुनी। बच्चों ने संकोच करते हुए खाना शुरू किया। वे कोशिश कर रहे थे कि चम्मच से खाएं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा था। चावल गिर रहे थे। उनकी परेशानी देखकर मैंने अपनी चम्मच रख दी। मैंने अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और दाल में डुबोकर खाया। मैंने उनसे कहा, बेटा, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि भोजन को स्पर्श करने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसमें कोई शर्म नहीं है। बस सफाई का ध्यान रखो और ईश्वर का नाम लो। मेरी देखी बच्चों ने भी चम्मच रख दिए और हाथ से खाने लगे। उनके चेहरों पर सुकून आ गया। तभी मैंने देखा कि पास की मेज पर बैठे एक बुजुर्ग जापानी सज्जन हमें बड़े गौर से देख रहे थे। मेरा दिल फिर से धक धक करने लगा। क्या हमने कोई गलती कर दी? क्या वे हमें गंवार समझ रहे हैं? वह सज्जन अपनी सीट से उठे और धीरे धीरे हमारी मेज की ओर आए। मैं भी खड़ा हो गया, माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने जो किया उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर हमें नमस्ते की मुद्रा में अभिवादन किया और टूटी फूटी हिंदी में बोले, भारतीय भोजन हाथ से, सबसे स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। उनकी आंखों में मजाक नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान था। उन्होंने बताया कि वे जवानी में भारत आए थे और उन्होंने वहां के लोगों के हाथों के स्वाद को कभी नहीं भुलाया। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या हमारे तौर तरीकों में नहीं है, समस्या हमारे आत्मविश्वास में है। हम दूसरों जैसा बनने की दौड़ में अपनी ही खूबियों को भूल गए हैं। जापान महान है अपनी तकनीक के कारण, लेकिन क्या भारत महान नहीं है अपनी सादगी और अपनापन के कारण? यह सवाल मेरे मन में बीज की तरह पड़ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह बीज एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। मुझे नहीं पता था कि ये साधारण से दिखने वाले बच्चे, जिन्हें मैं कमतर समझ रहा था, वे इस विदेशी धरती पर भारत का ऐसा परचम लहराएंगे कि मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो कल होने वाली थी, जब हमारे संस्कारों का सीधा सामना दुनिया की सबसे अनुशासित सभ्यता से होने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरी आंख खुल गई। हालांकि सच कहूं तो मैं रात भर ठीक से सोया ही नहीं था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। आज हमें टोक्यो के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय साकुरा हाई स्कूल का दौरा करना था। यह वही विद्यालय था जहां जापान के बड़े बड़े अधिकारियों और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते थे, और हम साधारण परिवारों के बच्चे जो सरकारी बसों में धक्के खाते हुए स्कूल जाते हैं। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे? क्या मेरी पुरानी धोती, कुर्ता
और मेरे बच्चों की साधारण वेशभूषा वहां हंसी का पात्र तो नहीं बनेगी। तैयार होकर जब हम लॉबी में आए तो मैंने देखा कि बच्चे आज बहुत शांत थे। कल रात की घटना ने और उस जापानी बुजुर्ग के सम्मान ने उनमें एक नया आत्मविश्वास भर दिया था। लेकिन मेरे अंदर का शिक्षक अभी भी डरा हुआ था। बस में बैठते ही हमारी गाइड अनीता जी ने बताया कि जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वह तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में पूरे जापान में प्रथम स्थान पर आता है। यह सुनकर मेरा गला और सूख गया। मैंने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे बजरंग बली, आज हमारी लाज रख लेना। जब हमारी बस स्कूल के गेट पर रुकी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई स्कूल नहीं लग रहा था, वह किसी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जैसा लग रहा था। विशाल सफेद इमारतें, हर जगह कैमरे, स्वचालित दरवाजे और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण सन्नाटा। वहां के प्रधानाचार्य और शिक्षक हमारे स्वागत के लिए बाहर खड़े थे। वे सभी काले सूट में थे, एकदम व्यवस्थित। उनके सामने मैं अपने साधारण कपड़ों में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उन्होंने हमारा स्वागत झुककर किया। जापानी संस्कृति में झुकना सम्मान का प्रतीक है। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। हम अंदर गए। गलियारों में चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ग्रह पर आ गए हैं। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड नहीं थे, बल्कि बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन थीं। हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट था। वे किताबों में नहीं, एक्सप्रीजैक में स्क्रीन पर देख रहे थे। मेरे बच्चे यह सब देखकर अचंभित थे। आर्यन ने धीरे से मेरे कान में कहा, सर, इनके पास तो पेन भी नहीं है, ये लिखते कैसे हैं? मैं चुप रहा। मुझे लगा कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम अभी भी कलम और कागज की दुनिया में जी रहे हैं और ये लोग भविष्य में पहुंच चुके हैं। हमें एक बड़े सभागार में ले जाया गया। वहां गणित की एक विशेष कक्षा आयोजित की गई थी। यह एक संयुक्त सत्र था जहां जापानी छात्र और हमारे भारतीय छात्र एक साथ बैठने वाले थे। जापानी शिक्षक, जिनका नाम मिस्टर तनाका था, मंच पर आए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि आज हम गणित के कुछ जटिल सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों देशों के छात्र किस तरह सोचते हैं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। गणित, वह भी जापानी बच्चों के सामने, जिनके पास दुनिया के सबसे तेज कैलकुलेटर और कंप्यूटर हैं। मुझे लगा आज तो हमारी हार निश्चित है। मिस्टर तनाका ने डिजिटल स्क्रीन पर एक बहुत ही कठिन गुणा का सवाल लिखा। संख्याएं बहुत बड़ी थीं। उन्होंने कहा, आप सभी के पास इसे हल करने के लिए 2 मिनट हैं। जैसे ही उन्होंने शुरू कहा, जापानी बच्चों की उंगलियां उनके टैबलेट और कैलकुलेटर पर बिजली की तरह चलने लगीं। खट 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 की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वे मशीनों पर पूरी तरह निर्भर थे। मैं अपनी सीट पर सिकुड़ गया। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनके पास न कोई टैबलेट था, न कैलकुलेटर। उनके पास केवल एक छोटा सा नोटपैड और एक पेंसिल थी। मुझे लगा वे हार मान लेंगे। मुझे लगा वे बस बैठे रहेंगे। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। मेरे दल की एक छात्रा लक्ष्मी, जो हमेशा बहुत चुप रहती थी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कुछ लिख नहीं रही थी, वह बस शांत बैठी थी। उसके होंठ हल्का हल्का हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रही हो। मैं घबरा गया। मैंने सोचा, हे भगवान, यह लड़की क्या कर रही है? लोग सोचेंगे कि इसे कुछ आता नहीं है और यह पूजा कर रही है। मेरे पास बैठे जापानी शिक्षक भी उसे हैरानी से देख रहे थे। अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि लक्ष्मी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मिस्टर तनाका भी चौंक गए। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। अभी तो जापानी बच्चे अपने कैलकुलेटर में नंबर ही टाइप कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कर लिया? लक्ष्मी खड़ी हुई। उसने बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर बताया। उसका उत्तर दशमलव के आखिरी अंक तक सटीक था। मिस्टर तनाका ने जल्दी से अपने कंप्यूटर पर चेक किया। उत्तर बिल्कुल सही था। हॉल में सन्नाटा छा गया। जापानी बच्चे अपने टैबलेट से सिर उठाकर लक्ष्मी को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। मिस्टर तनाका ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, बेटी, तुमने यह कैसे किया? तुमने तो पेन भी नहीं उठाया और तुम्हारे पास कोई कैलकुलेटर भी नहीं है। क्या तुमने रटा हुआ था? लक्ष्मी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मेरा सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। उसने कहा, सर, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। मेरे पास वैदिक गणित है। यह मेरे देश का हजारों साल पुराना ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनसे हम बड़ी से बड़ी गणना भी मन ही मन में, बिजली से भी तेज गति से कर सकते हैं। वैदिक गणित, यह शब्द उस हाईटेक जापानी हॉल में गूंज उठा। जिस ज्ञान को हम भारत में भूलते जा रहे थे, जिस ज्ञान को हम
पुराना समझकर छोड़ रहे थे। आज उसी ज्ञान ने दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक को पछाड़ दिया था। मिस्टर तनाका मंच से नीचे उतर आए। वे लक्ष्मी के पास आए और बोले, क्या तुम हमें समझा सकती हो? लक्ष्मी ने बोर्ड पर जाकर वह सूत्र समझाया। उसने बताया कि कैसे हम संख्याओं को तोड़कर उन्हें जोड़कर बिना किसी मशीन के हल निकाल सकते हैं। जापानी बच्चे और शिक्षक मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। वे नोट कर रहे थे। वे वही लोग थे जिन्होंने दुनिया को तकनीक दी, लेकिन आज वे भारत की एक साधारण सी बच्ची से सीख रहे थे। उस पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं डर रहा था कि हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उनकी जैसी मशीनें नहीं थीं। लेकिन मैं भूल गया था कि मशीनें इंसान ने बनाई हैं, लेकिन इंसान का दिमाग ईश्वर ने बनाया है। और भारतीय संस्कृति ने हमेशा मन की शक्ति पर जोर दिया है, मशीन की शक्ति पर नहीं। जब सत्र समाप्त हुआ तो वह दृश्य देखने लायक था। जो जापानी बच्चे शुरुआत में हमें थोड़े घमंड और दूरी के साथ देख रहे थे, वे अब हमारे बच्चों के चारों ओर जमा हो गए थे। वे उनसे पूछ रहे थे, हमें भी सिखाओ, यह जादू कैसे होता है? भाषा की दीवार टूट चुकी थी। हमारे बच्चे जो कल तक सहमे हुए थे, अब पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें समझा रहे थे। आर्यन उन्हें 0-0 का महत्व बता रहा था। वह बता रहा था कि कैसे भारत ने दुनिया को गिनती करना सिखाया। दोपहर के भोजन के समय स्कूल के प्रधानाचार्य मेरे पास आए। वे एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे जो शायद ही कभी मुस्कुराते थे। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और सिर झुकाकर कहा, राघवेंद्र जी, आज आपकी छात्रा ने हमारी आंखें खोल दी। हम तकनीक में इतने आगे निकल गए कि हम यह भूल गए कि असली शक्ति मानव मस्तिष्क में है। आपका देश महान है, जिसने सदियों पहले वह जान लिया जो हम आज भी खोज रहे हैं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक विजय के थे। यह विजय किसी युद्ध की नहीं थी, यह विजय हमारे स्वाभिमान की थी। मुझे याद आया कि कैसे मैं दिल्ली में सोचता था कि हम पिछड़े हुए हैं। हम पिछड़े नहीं हैं, हम बस अपनी जड़ों को भूल गए हैं। जिस दिन हम अपनी जड़ों को, अपने वेदों को, अपने संस्कारों को पहचान लेंगे, उस दिन हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। शाम को जब हम वापस होटल लौट रहे थे तो बस का माहौल बदल चुका था। अब कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। बच्चे गा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही ऊंची इमारतें, वही चकाचौंध रोशनी। लेकिन अब वे मुझे डरा नहीं रही थीं। अब मुझे लग रहा था कि इन इमारतों की नींव में कहीं ना कहीं भारत का ही ज्ञान है। अगर भारत ने 0 न दिया होता तो क्या ये कंप्यूटर बन पाते? क्या यह बाइनरी कोड अस्तित्व में आता? नहीं। आज मुझे पहली बार विश्व गुरु शब्द का असली अर्थ समझ में आया था। विश्व गुरु वह नहीं जो सबसे अमीर हो या जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो। विश्व गुरु वह है जो दुनिया को जीने की राह दिखाए, जो दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे। और आज टोक्यो के उस विद्यालय में एक छोटी सी भारतीय बच्ची ने वह प्रकाश फैलाया था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो हमें यह देखना था कि कैसे हमारे संस्कार न केवल बुद्धिमत्ता में बल्कि मानवता और करुणा में भी दुनिया को चौंका सकते हैं। अगले दिन हमें एक ऐसी जगह जाना था जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। एक ऐसी जगह जहां दर्द और यादें साथ साथ रहती हैं। और वहां जो हुआ उसने न केवल जापानियों को बल्कि मुझे भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। गणित की उस कक्षा में मिली जीत ने हमारे बच्चों के कंधों से हीन भावना का बोझ उतार दिया था। लेकिन जीवन केवल गणनाओं और अंकों से नहीं चलता। जीवन चलता है भावनाओं से, रिश्तों से और संवेदनाओं से। और हमारी अगली परीक्षा इसी विषय पर थी। अगले दिन हमारे कार्यक्रम में एक वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम का दौरा शामिल था। जापान में जहां लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, वहां वृद्धों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन वहां की युवा पीढ़ी काम में इतनी व्यस्त है कि उनके पास अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। इसलिए सरकार ने उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आश्रम बनाए हैं। जब हमारी बस उस इमारत के सामने रुकी तो वह किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ सुंदर बगीचे थे, फव्वारे चल रहे थे। हम अंदर गए। अंदर का वातावरण वातानुकूलित था। फर्श पर महंगे कालीन बिछे थे। लेकिन जैसे ही हम मुख्य कक्ष में पहुंचे, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक वातानुकूलन की नहीं थी, यह ठंडक अकेलेपन की थी। वहां दर्जनों बुजुर्ग बैठे थे। किसी की उम्र 80 वर्ष थी,
तो कोई 90 के पार था। वे सब अपनी अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। वे खिड़कियों से बाहर शून्य में ताक रहे थे। वहां पूर्ण सन्नाटा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। वहां कर्मचारियों की जगह रोबोट यंत्र मानव घूम रहे थे। एक काम कर एक दो सन्नाटा था। मशीन आती, बुजुर्ग के सामने रुकती, उन्हें दवा और पानी देती और चली जाती। सब कुछ समय पर हो रहा था, सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन वहां जीवन नहीं था। मेरे बच्चे जो भारत के भरे पूरे परिवारों से आए थे, यह देखकर सहम गए। हमारे यहाँ दादा दादी घर की रौनक होते हैं। वे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, डांटते हैं, लाड करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मशीनी था। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, सर, इनके बच्चे कहाँ हैं? क्या कोई इनसे मिलने नहीं आता? मैंने उसे क्या जवाब देता? मैंने बस इतना कहा, बेटा, यह एक विकसित देश है। यहाँ सबके पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन शायद समय नहीं है। तभी एक घटना घटी। कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। वे पानी का गिलास उठाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कमजोरी के कारण गिलास उनके हाथ से छूट गया। पानी फर्श पर गिर गया। वह बेचारी घबरा गई। शायद उसे लगा कि अब कोई मशीन आएगी या कोई कर्मचारी उसे डांटेगा। इससे पहले कि कोई जापानी कर्मचारी वहां पहुंचता, मेरी एक छात्रा अंजलि दौड़कर वहां गई। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाला और फर्श साफ किया, लेकिन उसने सिर्फ सफाई नहीं की। उसने जो किया वह केवल एक भारतीय ही कर सकता है। अंजलि ने दूसरा गिलास पानी भरा और अपने हाथों से उस दादी मां के मुंह से लगाया। उसने उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और फिर अंजलि ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। वहां मौजूद जापानी कर्मचारी और अन्य बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। जापान में लोग एक दूसरे के सामने झुकते हैं, लेकिन पैर नहीं छूते। पैर छूना, चरण स्पर्श करना, यह केवल हमारी संस्कृति है। यह बताता है कि हम बुजुर्गों में भगवान का रूप देखते हैं। वह बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में अब तक केवल सूनापन था, अचानक रो पड़ी। उसने अंजलि के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। उसे शायद सालों बाद किसी इंसान का, किसी अपने का स्पर्श मिला था। मशीनों ने उसे दवा तो दी थी, लेकिन ममता नहीं दी थी। आज एक अनजान देश की लड़की ने उसे वह अपनापन दिया था। यह देखकर मेरे बाकी छात्र भी रुक नहीं पाए। वे सब अलग अलग बुजुर्गों के पास चले गए। कोई किसी दादाजी के पैर दबाने लगा, तो कोई किसी दादी मां के बाल संवारने लगा। भाषा की कोई जरूरत नहीं थी। स्पर्श की भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। रोहन, जो कक्षा में सबसे शरारती लड़का था, वह एक व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्ग को घुमाने ले गया। वह टूटी फूटी इशारों की भाषा में उन्हें अपनी क्रिकेट की बातें बताने लगा। वह बुजुर्ग, जो शायद महीनों से मुस्कुराए नहीं थे, अब खिलखिलाकर हंस रहे थे। आश्रम के जापानी प्रबंधक दौड़ते हुए मेरे पास आए। उनकी आंखों में अविश्वास था। उन्होंने दुभाषीय के माध्यम से पूछा, मिस्टर राघवेंद्र, आपके बच्चों को क्या यह विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया गया है? वे अजनबियों के साथ इतना घुल मिल कैसे गए? हमारे यहाँ तो युवा लोग बुजुर्गों के पास जाने से कतराते हैं। मैंने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ताकेशी, यह कोई प्रशिक्षण नहीं है, यह हमारे संस्कार हैं। भारत में हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते। हम मानते हैं कि जिस माता पिता ने हमें चलना सिखाया, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना हमारा धर्म है। ये बच्चे अजनबियों की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपने दादा दादी को इनमें देख रहे हैं। हम दुनिया को तकनीक टेक्नोलॉजी नहीं सिखा सकते, लेकिन हम दुनिया को सेवा और प्रेम सिखा सकते हैं। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। वह सन्नाटा जो खाने को दौड़ रहा था, अब हंसी और तालियों में बदल गया था। बच्चों ने वहां एक छोटा सा गीत गाने का फैसला किया। उन्होंने सबको एक घेरे में इकट्ठा किया और वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे गांधी जी का प्रिय भजन गाना शुरू किया। हालांकि जापानी लोगों को शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन संगीत का भाव उनके दिलों में उतर रहा था। मैंने देखा कि कई बुजुर्ग अपनी आंखें पोंछ रहे थे। कई नर्सें और डॉक्टर भी अपना काम छोड़कर दीवार के किनारे खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन दसवान के नमी तक में देखा था। जब हमारे जाने का समय आया तो दृश्य विदारक था। वे बुजुर्ग जो 2 घंटे पहले हमें जानते भी नहीं थे, अब हमारे बच्चों का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह दादी मां जिसे अंजलि ने पानी पिलाया था, उसने अपनी कलाई से एक छोटी सी मोतियों की माला उतारकर
अंजलि को पहना दी। वह जापानी में कुछ कह रही थी। दुभाषिए ने बताया कि वह कह रही है, मेरी पोती, तुम भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो, कभी मत बदलना। बस में बैठते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे सारे बुजुर्ग अपनी व्हील चेयर पर गेट तक आए थे और हाथ हिला रहे थे। मेरे बच्चों की आंखों में भी आंसू थे। रास्ते में मैंने सोचा, दुनिया हमें गरीब कह सकती है। वे कह सकते हैं कि हमारी सड़कें गंदी हैं, हमारा आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि हम दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। हमारे पास जो परिवार और सेवा की पूंजी है वह दुनिया के किसी भी बैंक में नहीं मिल सकती। जापान ने शरीर को जीवित रखने के लिए मशीनें बना ली हैं, लेकिन आत्मा को जीवित रखने के लिए उन्हें आज भारत की जरूरत पड़ी। उस रात होटल के कमरे में मैंने अपनी डायरी में लिखा, विकास जरूरी है, सड़कें, पुल, इंटरनेट, यह सब जरूरी है। लेकिन अगर इस विकास की दौड़ में हम अपनी मानवता, अपनी दया और अपने संस्कारों को खो दें तो वह विकास व्यर्थ है। आज मेरे बच्चों ने मुझे सिखा दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि उनके दिलों में अभी भी धर्म जीवित है। अब हमारी यात्रा का अंतिम चरण शेष था, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि हम यहां से केवल यादें लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम यहां अपनी एक अमिट छाप छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा ने मेरे अंदर के उस हीनता बोध, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। मुझे अब अपने भारतीय होने पर शर्म नहीं बल्कि अभिमान था। लेकिन दोस्तों, घर लौटने से पहले एक आखिरी घटना होनी बाकी थी। एक ऐसी घटना जिसने यह साबित कर दिया कि भारत का ज्ञान केवल किताबों या भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट के समय में भी भारत का धैर्य ही काम आता है। जापान में हमारे आखिरी दिन की शाम थी। हम शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से टोक्यो वापस लौट रहे थे। यह ट्रेन जापान की तकनीकी प्रगति का सबसे बड़ा सबूत है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लेकिन अंदर इतना सन्नाटा कि सुई गिरे तो आवाज आए। हम सब थक चुके थे, लेकिन हमारे चेहरे पर एक संतोष था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। बत्तियां बुझ गईं। केवल आपातकालीन इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी जल रही थी। घोषणा हुई कि आगे कुछ तकनीकी खराबी या भूकंप के हल्के झटके के कारण बिजली चली गई है। यह जापान के लिए बहुत दुर्लभ घटना थी। ट्रेन के अंदर का माहौल तुरंत बदल गया। जो जापानी यात्री अब तक शांत थे, वे अचानक बेचैन हो गए। वे अपने फोन चेक कर रहे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। जापान में समय ही भगवान है, और जब समय सारिणी बिगड़ती है तो वे घबरा जाते हैं। कुछ विदेशी पर्यटक भी थे जो अंधेरे और बंद डिब्बे में पैनिक होने लगे। छोटे बच्चे रोने लगे। हवा में घबराहट की गंध थी। लेकिन हमारे डिब्बे का दृश्य बिल्कुल अलग था। मेरे बच्चे, जो भारत की अनिश्चितताओं में पले बढ़े थे, वे बिल्कुल शांत थे। हम भारतीयों के लिए बिजली जाना, ट्रेन का रुकना या देरी होना कोई नई बात नहीं है। हमने इसे जीवन का हिस्सा मान लिया है। हमारे लिए यह संकट नहीं, बस थोड़ा इंतजार था। आर्यन ने अपने बैग से घर से लाया हुआ थेपला और लड्डू का डिब्बा निकाला। उसने केवल अपने दोस्तों को नहीं, बल्कि पास बैठे एक घबराए हुए जापानी परिवार को भी इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इशारों में, कि खाइए, सब ठीक हो जाएगा। अंधेरे में जब डर बढ़ रहा था, मेरी छात्रा लक्ष्मी ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। उसने कोई फिल्मी गाना नहीं, बल्कि गायत्री मंत्र का पाठ शुरू किया। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। धीरे धीरे बाकी बच्चों ने भी उसका साथ दिया। वह मंत्र ट्रेन के डिब्बे में गूंजने लगा। वह ध्वनि इतनी पवित्र और शांत थी कि रोते हुए बच्चे चुप हो गए। जापानी यात्री जो भाषा नहीं समझते थे, वे भी उस ध्वनि के कंपन, वाइब्रेशन को महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि भारत की असली शक्ति क्या है। हमारी शक्ति हमारी तकनीक नहीं, हमारी आध्यात्मिक शांति है। जब दुनिया घबराती है तब भारत धैर्य रखता है। जब दुनिया अंधेरे से डरती है तब भारत अपने भीतर का प्रकाश जलाता है। आधे घंटे बाद बिजली वापस आई। ट्रेन फिर से चल पड़ी। लेकिन उस आधे घंटे में हमने उस डिब्बे में बैठे हर व्यक्ति का दिल जीत लिया था। उतरते समय कई यात्रियों ने हाथ जोड़कर हमारा अभिवादन किया। उन्होंने थैंक यू नहीं कहा, उन्होंने बस अपनी छाती पर हाथ रखकर सम्मान प्रकट किया। अगले दिन हम भारत के लिए विमान में बैठे।
जब विमान ने टोक्यो से उड़ान भरी तो मैंने नीचे देखा। वह सुंदर व्यवस्थित देश अब छोटा होता जा रहा था। जापान महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे अब अपने देश की याद आ रही थी। मुझे अपनी मिट्टी की खुशबू याद आ रही थी। 9 घंटे बाद जब हम दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरे तो वही चिर परिचित शोर हमारे कानों में पड़ा। बाहर निकलते ही टैक्सी वालों की चिल्लापों, हॉर्न की आवाज और धूल भरी हवा। 1 हफ्ते पहले यही सब देखकर मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि हम कितने असभ्य हैं, लेकिन आज नजरिया बदल चुका था। आज मुझे उस शोर में जीवन सुनाई दे रहा था। मुझे उस भीड़ में ऊर्जा दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि एक ऑटो वाला अपनी गाड़ी रोककर एक बुजुर्ग को सड़क पार करा रहा है। मैंने देखा कि एक दुकानदार प्यासे मजदूर को मुफ्त में पानी पिला रहा है। मैं मुस्कुराया। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, स्वागत है राघवेंद्र, यह तुम्हारा भारत है। यह वह देश है जो भले ही सड़कों पर थोड़ा अनुशासनहीन हो, लेकिन जिसका दिल सोने का है। अगले दिन मैं स्कूल गया। प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया। वे बहुत उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, राघवेंद्र जी, कैसी रही यात्रा? क्या हमारे बच्चों ने वहां कुछ सीखा? क्या वे जापान की तरह अनुशासित बनकर लौटे हैं? मैंने अपनी डायरी मेज पर रखी। मैंने अपना चश्मा उतारा और उनकी आंखों में देखकर कहा, सर, हम वहां सीखने गए थे, लेकिन हम वहां बहुत कुछ सिखा कर आए हैं। प्रधानाचार्य जी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, सिखाकर? हमने क्या सिखाया? मैंने कहा, सर, जापान ने हमें सिखाया कि जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों ने उन्हें सिखाया कि जीवन को कैसे जिया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि रोबोट कैसे बनाते हैं, लेकिन हमने उन्हें सिखाया कि इंसान कैसे बने रहते हैं। हमने उन्हें बताया कि 0 का आविष्कार केवल गणित के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को शून्य करने के लिए भी हुआ था। मैंने आगे कहा, हम अक्सर पश्चिम की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी इमारतें और साफ सड़कें ही विकास हैं, लेकिन सर, असली विकास वह है जो संकट के समय हमें टूटने न दे। असली विकास वह है जो हमें अपनों से जोड़े रखे। हमारे पास जो परिवार है, जो संस्कार हैं, जो धैर्य है, वह दुनिया की किसी भी तकनीक से कीमती है। प्रधानाचार्य जी चुपचाप मुझे सुन रहे थे। उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया। उस दिन कक्षा में जाकर मैंने इतिहास की किताब नहीं खोली। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे। आज हम भविष्य की बात करेंगे। एक ऐसा भविष्य जहां हम अपनी जड़ों को नहीं काटेंगे। हम जापानी तकनीक भी सीखेंगे और अमेरिकी व्यापार भी सीखेंगे, लेकिन हम अपनी भारतीय आत्मा को कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यह मेरी कहानी थी, एक बूढ़े शिक्षक की कहानी जो यह देखने गया था कि दुनिया कितनी आगे है और यह जानकर लौटा कि उसका अपना देश कितना गहरा है। हम अक्सर दूसरे के बगीचे की हरी घास देखकर आहें भरते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे बगीचे में जो वटवृक्ष बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं और उसकी छाया में पूरा विश्व विश्राम कर सकता है। हमें बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें दुनिया को देखने का अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। हम पीछे नहीं हैं, हम बस अलग हैं, और हमारा यह अलग होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, यदि आपको भी लगता है कि हमारे संस्कार हमारी असली दौलत हैं, तो इस कहानी को अपने परिवार के साथ साझा करें। अपने बच्चों को बताएं कि वे किस महान मिट्टी के बने हैं। मैं राघवेंद्र, भारत का एक साधारण शिक्षक, आज आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक हमारे दिलों में धर्म, सेवा और परिवार जीवित है, तब तक भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत।